सबको शांत होने को बोलता है और उनके कैप्टन होने के नाते उन्हें बचाने की जिम्मेवारी लेता है। कुछ समय बाद वो आइलैंड के हवाई अड्डे पे लैंड करने की कोशिश करता है, पर वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल उसे लैंड करने से मना कर देता है। जब उन्हें जमीन नजदीक से दिखती है तो वो देखते हैं कि काफी जहाज आपस में टकराए हुए हैं और लोग भाग रहे हैं। उन्हें समझ आता है कि ट्रेंजियो सच बोल रहा था, लेकिन रनवे के बंद होने के कारण वो लैंड नहीं कर सकते। जहाज में बस इतना ही तेल होता है कि वो थोड़ा स्कॉटलैंड के पश्चिम में लैंड करें, इसलिए कैप्टन यही करने का फैसला करता है और सब ठीक होने की उम्मीद करता है। वो ट्रेंजियो को टॉयलेट से बाहर निकालते हैं ताकि वो सब कुछ बता सके जो कुछ चल रहा है। वो बताता है कि उसने अपने दो सीनियर से चुपके से सूरज की बात सुनी। उन्हें नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है और ये कब रुकेगा। उसे बस इतना पता है कि अगर किसी को भी जिंदा रहना है तो उसे सूर्योदय वाली जगह से दूर जाना होगा। दूसरी तरफ जो अरबी आदमी जमीन पर बेहोश हुआ था वो अभी भी वही है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे हार्ट अटैक आने वाला है। अपनी आखिरी सांस के साथ वो बोलता है कि उसने हीरे निकले हैं। अब नर्स फ्लोरा उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है पर वो नाकामयाब हो जाती है। उसी समय उन्हें स्कॉटलैंड में इमरजेंसी लैंड करना पड़ता है और मैथ्यू दीवार पे मारने से कुछ मिनट पहले ही जहाज को रोक देता है। वो बाहर जाते हैं, उनके फोन लगातार बजते हैं क्योंकि उनसे प्यार करने वाले लोग उनको मैसेज कर रहे होते हैं। अब इंटरनेट पे हर तरफ घातक सूरज की खबर चल रही होती है। आधी दुनिया मर चुकी है और बची हुई आधी मौत का इंतजार कर रही है। हवाई अड्डा खाली है क्योंकि जिसे भागने का मौका मिला वो भाग गया और बाकी अंधेरे वाली जगह में छुपे हुए हैं, इस उम्मीद से कि वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन खबरों की मानी जाए तो लोग बंकर में भी मर रहे हैं। अचानक से 3RAF के कर्मचारी उनसे मदद मांगते हैं। सूर्योदय के लिए सिर्फ 45 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि वो सामान इकट्ठा करेंगे और पश्चिम की तरफ उड़ेंगे। एक यात्री जिसका नाम जैकब है, वो हवाई जहाज इंजीनियर है। वो अपनी गर्भवती पत्नी के पास वापस जाके उसको बचाना चाहता है, पर सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसा करने से पीछे हटना पड़ता है। जरूरत का सामान इकट्ठा करने के बाद और हवाई जहाज का टैंक भरने के बाद वो एक और बार टेक ऑफ करते हैं। एक कर्मचारी पायलट होता है और वो सुझाव देता है कि वो इक्वेटर से दूर उड़े ताकि सूरज उन तक जल्दी ना पहुंच सके। उनका अगला स्टॉप कनाडा है, जहां वो हवाई जहाज में तेल भरेंगे और रेडियो को ठीक भी करेंगे। कुछ समय बाद इंटरनेट ठीक हो जाता है और उनके फोन बजते हैं। उन्हें अपने प्यार करने वालों का आखिरी मैसेज मिलता है जो पहले ही ब्रुसेल्स में मर चुके हैं। फिर आदमी को एक खबर मिलती है जहां लिखा है कि इस दुर्घटना का कारण सूरज की पोलरिटी है। एक और यात्री हॉर्स्ट जो मौसम एक्सपर्ट है और सूरज की पोलरिटी समझता है, वो समझाता है कि हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक फील्ड पलटता है और किसी को नहीं पता कि ये क्यों होता है। इसका दुनिया पर कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए ज्यादा कोई खोज नहीं की गई। वो बता ही रहा होता है कि तभी अयाज को एक समाचार का पता चलता है जिसमें बोला जाता है कि उन्होंने जिस RAF के सैनिकों को चुना है वो असलियत में अफगानिस्तान के आतंकवादी है। उन्हें गिरफ्तार करके वापस हवाई अड्डे से उनके देश ले जाया जा रहा था। तभी दिखाते हैं कि बाहर एक आतंकवादी की उस बुढ़े आदमी से बहस हो जाती है जिसे भूलने की बीमारी है और वो उसको धक्का मार देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है और यात्री आतंकवादी के खिलाफ हो जाते हैं। सेल्वी मैथ्यू को खबर बताती है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो कनाडा लैंड करके उनको छोड़ देंगे। अब कुछ समय बाद वहाँ लैंड करते हैं। सूर्योदय होने में 20 मिनट बचे हैं। सूर्य की किरणों से घायल लोग शहर में बिखर के गिरे हुए हैं। आतंकवादी को शहर के नजदीकी दुकानों पर रेडियो ठीक करने के हिस्से ढूंढने को बोला है। वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पर अपने साथ गैब्रिएली और जैकब को चलने को बोलते हैं। अब ये परेशानी है कि जैकब को तरकीब के बारे में पता है पर गैब्रिएली कुछ नहीं जानती, इसलिए जब वो दुकान में होता है तब जैकब आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर देता है। तब गैब्रिएली उनके साथ चलने से मना कर देती है। जैकब उसे मनाने में समय बर्बाद नहीं करता और अंत में वो हवाई अड्डे पे पहुंच जाता है और आतंकवादी भी उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गैब्रिएली शहर में ही रह गई है। अब हवाई जहाज उसके बिना उड़ान भर लेते हैं। आतंकवादी जहाज का पीछा करते हैं और एक खिड़की पे गोली मारते हैं और खुशकिस्मती से खिड़की पर बस दरार आती है। फिर दिखाते हैं कि अयाज एक बच्चे से बातें कर रहा होता है जिसको एक बीमारी है। तभी अचानक से उन्हें हवाई से रेडियो सिग्नल मिलता है। उनकी उससे कुछ ज्यादा बात नहीं होती पर वो समझ जाते हैं कि कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं और वो पानी के अंदर बंकर में रह रहे हैं। मैथ्यू जल्द से जल्द हवाई के लिए निकलना चाहता है पर सेल्वी को एक अस्पष्ट मैसेज पे वहां जाना बेवकूफी लग रही है। दूसरी तरफ ट्रेन से गुस्सा होता है कि सारे फैसले कैप्टन को करने को मिलते हैं और वो बगावत करता है और सब उसकी बात से सहमत होते हैं और ये फैसला होता है कि अब सारे फैसले वोट डालने पर होंगे। जब सब शांत होते हैं तभी हवाई जहाज में खराबी के कारण अचानक से सभी अलार्म एक साथ बजते हैं। सब परेशानियों की जांच पड़ताल करने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि एक आतंकवादी जो पहले जहाज का पीछा कर रहा था उसने खुद को लैंडिंग गियर से जोड़ दिया है। अगर वो आतंकवादी वहीं रहा तो वो लैंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैथ्यू जितना हो सके उतना ऊपर उड़ने का फैसला करता है ताकि तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो जाए। और इस सब में वो दरार वाली खिड़की के बारे में भूल जाता है। दवा में फर्क के कारण खिड़की टूट जाती है और जहाज में शोर मच जाता है। चीजें आसमान में उड़ती हैं और यात्री खुद को संभालते हैं। मैथ्यू जल्दी से जहाज को नीचे के लेवल पर उड़ाता है और जैकब लकड़ी की मदद से कुछ समय के लिए खिड़की को बंद कर पाता है। सब शांत हो जाते हैं पर डोमिनिक की सांस लेने वाली पाइप आसमान में उड़ गई होती है जिस कारण उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
अब अयाज एक तरकीब सोचता है और ऑक्सीजन पाइप से उसकी सांस लेने वाली ट्यूब बनाता है। कैप्टन सबको बताता है कि वो हवाई नहीं जा सकते क्योंकि इस लेवल पे वो ठीक समय पे हवाई नहीं पहुंच सकते। सबसे सही रास्ता अलास्का में आटू नाम के टापू पे लैंड करना है और इतनी अशांति के बाद भी वो आतंकवादी वहीं लटक रहा है। अयान, जैकब और ट्रेंजियो उस आतंकवादी को देखने के लिए जहाज की जमीन पर छेद करते हैं। ट्रेंजियो अपनी बंदूक की मदद से अंधेरे में निशाना लगाता है पर मुजरिम उसको खींच के बस मारने वाला होता है कि तभी किस्मत से अयाज वहां आके उसको बचा लेता है। वो कुछ समय के लिए उनका हीरो बन जाता है पर थोड़ी देर में यात्रियों को पता चलता है कि उसी के कारण अरबी यात्री मरा है। उन्होंने उसकी बॉडी कनाडा में दफनाई है जहां एक लड़के ने अयाज को उस अरबी आदमी का पेट काट के खोलते हुए देखा था। अयाज ये बात कबूल करता है कि वो एक जालसाज है जो ब्रुसेल से मॉस्को हीरे स्मगल कर रहा है। वो हीरे उस अरबी आदमी की मर्जी से उसके शरीर में डाले गए थे और उसने इंस्ट्रक्शन सही से नहीं सुने और वो मर गया। अयाज की आवाज सुन के कुछ यात्री विरोध करते हैं कि अयाज को भी आतंकवादियों की तरह छोड़ देना चाहिए, लेकिन अंत में वोट अयाज के हक में आते हैं। अयाज को हथकड़ी लगा के जहाज के बे में छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में वो अलास्का लैंड करते हैं और दोबारा उड़ने से पहले टैंक को फुल कर देते हैं। जब वो हवा में होते हैं तब मौसम एक्सपर्ट हॉर्स को कुछ अजीब लगता है। जो फल उन्होंने कनाडा से उठाए थे उनमें कोई स्वाद नहीं है। वो सोचता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गामा किरणें इतनी गंभीर हैं कि वो खाने के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदल रही हैं। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि इसे खाने का पॉजिटिव तत्व तो खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ दिनों में भूख से मर जाएंगे। मैथ्यू इस बात को समझता है पर वो बोलता है कि उनकी पहली चिंता सूरज से भागने की है। पिछले कुछ घंटों में उसने अपना आपा खोना शुरू कर दिया है। सेल्वी उसे आराम करने को बोलती है पर वो उस पर चिल्लाता है जो वो कभी नहीं करता था। यात्री उसे जबरदस्ती आराम करने के लिए कॉकपिट से बाहर लाते हैं। मैथ्यू चिढ़ा हुआ है पर वो अगले कुछ घंटे सोने का वादा करता है। कुछ समय बाद वो रेडियो पर एक सिग्नल पकड़ते हैं और दो पार्टियों को बात करते हुए सुनते हैं पर उन्हें बस 17-17 सुनाई देता है। उन्हें जल्दी समझ आता है कि वो फोन पर बात करने वाला आदमी एक अंतरिक्ष यात्री है जो स्पेस में है। वो ये बात जान के हैरान है कि पृथ्वी पर कोई जीवित है जो कंट्रोल रूम से उससे बात कर रहा है। जीने की इस नई उम्मीद के साथ वो ब्रुसेल्स के नाटो के हेडक्वार्टर्स में जाने का फैसला करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। इस स्पीड से उनके पास ब्रुसेल पहुंचने के बाद सूर्योदय होने से पहले 4 घंटे होंगे तो शायद उन्हें ट्रेंजो की मदद से हेडक्वार्टर्स में मौजूद उस खुफिया बंकर के बारे में पता चल जाए। बाहर लॉरा को मैथ्यू बाथरूम में बेहोश मिलता है और ऐसे पता चलता है कि उसकी हथेली पे लगी चोट में इन्फेक्शन हो गया है जिस कारण उसके खून में पॉइजनिंग हो गई है। इसी कारण से वो पहले अजीब बर्ताव कर रहा था। उसकी परेशानी सुलझाने के लिए उसके जख्मी हिस्से को काटना होगा। लॉरा बोलती है कि अगर उन्हें ब्रुसेल में अस्पताल मिला तो वो खुद उसका ऑपरेशन कर देगी, लेकिन यहाँ मैथ्यू के बिना सेल्वी को जहाज उड़ाने में दिक्कत होती है। यात्री उससे विनती करते हैं कि तुम उड़ा सकती हो क्योंकि तुम पायलट के सबसे नजदीक हो। अब हॉर्स्ट उसे समझाता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो सब मर जाएंगे। इसके बाद सेल्वी को जहाज लैंड करने की वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन जब उसे असलियत में ये करना होता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन अंत में वो बड़ी मुश्किल से सही तरीके से लैंड कर लेती है। फिर सभी सेल्वी के लिए ताली बजाते हैं। बिना ज्यादा समय बेकार करे वो 3 झुंड में बढ़ जाते हैं। 2 आदमी तेल भरने के लिए हवाई अड्डे पर रुकते हैं। जारा, लॉरा और उसके साथी मैथ्यू को नजदीकी अस्पताल लेके जाते हैं जहाँ दूसरी तरफ ट्रेंजियो और रिक नाम का आदमी नाटो के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं। अस्पताल में उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज हॉल में मिलती है। लॉरा हुक्म देती है कि सभी मैथ्यू को बचाने पर ध्यान दे, बाकी सबको इग्नोर करे। उसी समय सारा अपने बेटे और बाकियों के लिए अपने बैग में दवाई भरती है और दूसरी तरफ नाटो हेडक्वार्टर्स में ट्रेंजियो उन्हें कॉन्फ्रेंस के कमरा दिखाता है जहां उसने सबसे पहले दुर्घटना के बारे में सुना था। वो बचे हुए समय में सारे कागज नहीं देख सकते, इसलिए रिक फैसला करता है कि वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। जब रिक वहां पर नहीं होता तब ट्रेंजियो अयाज के टर्किश होने पर मजाक उड़ाता है और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। वो गलती से अयाज को धक्का मारता है जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। किसी और जगह रिक को अफसरों की बुल्गारिया में एक डैम के अंदर बंकर होने की रिकॉर्डिंग मिलती है। उस जगह का नाम 17-17 है, वही जगह जो उन्होंने कुछ घंटों पहले रेडियो पर सुनी थी। तभी ट्रेंजियो वहां आता है और कहता है कि अयाज पहले ही जा चुका है। रिक अयाज की बॉडी को खून से लथपथ स्क्रीन पर देख लेता है पर वो कुछ भी बोलने से डरता है। अब सूर्योदय होने से आधा घंटा पहले सब जहाज में बैठ जाते हैं। मैथ्यू बहुत अच्छा तो महसूस नहीं कर रहा होता है पर सर्जरी होने के बाद उसको काफी बेहतर लगता है। अब ट्रेंजियो सबको बताता है कि अयाज उनके आने से पहले ही वहां से जा चुका है, इसलिए उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। वो इंजन शुरू करते हैं तभी अचानक से गाड़ी उनके जहाज के सामने रुकती है और उससे अयाज बाहर निकलता है। अगले सीन में ट्रेंजियो को जहाज के बे में हथकड़ी पहना दी जाती है। सेल्वी सबको बताती है कि अगर उनकी बुल्गारिया जाने की तरकीब काम नहीं की तो उनके पास कहीं और जाने का समय और तेल नहीं होगा। जब वो लैंड करेंगे तो सब तैयार हो क्योंकि उनके पास उस जगह से बंकर पहुंचने के लिए केवल 20 मिनट बचेंगे। अयाज को जब टॉयलेट में दौरा पड़ता है जो कि बस कुछ पल रहता है और वो सोचता है कि ये ज्यादा खून बहने की वजह से हो रहा है और वो इसके बारे में किसी से नहीं बताता। जब वो बाहर आता है तो सब उसे ट्रेंजियो के साथ क्या सलूक करना है पूछते हैं। वो नहीं चाहता कि उसका कत्ल हो, इसलिए वो उसे उनके साथ बंकर चलने को कहता है। अब कुछ समय बाद वो बुल्गारियन हवाई अड्डे पे पहुंच जाते हैं जहां वो
दो ग्रुप्स बंट के अलग अलग वहाँ चलते हैं। सेल्वी पहली गाड़ी पर चढ़ती है और आगे चलती है और दूसरी तरफ अयाज दूसरी गाड़ी पर चलता है। रास्ते में अयाज को फिर से दौरा पड़ता है और वो टकरा जाता है। एक कट पे सेल्वी दाएं मुड़ जाती है और एक आधे खुले दरवाजे पर पहुंचती है। एक यात्री उस दरवाजे को छूने की कोशिश करता है पर बिजली के कारण वो मर जाता है और ये भी पता चलता है कि दरवाजे को खुला रखने के लिए बटन दबाए रखना है। अंदर जाने से पहले सेल्वी ट्रेंजियो को हथकड़ी पहना देती है ताकि वो उन्हें धोखा न दे। इससे ये भी पक्का हो जाएगा कि वो दूसरे ग्रुप के आने पर ही आजाद होगा। लेकिन अयाज और उसके साथी उस कट पर बाएं मुड़ जाते हैं और डैम के दूसरी तरफ वैसे दरवाजे पहुंच जाते हैं। वो अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ते हैं और एंट्रेंस से पहुंच जाते हैं और अंत में चाहे सबने अलग अलग रास्ते चुने हो पर वो सेम बंकर के एंट्रेंस से पहुंच गए हैं। मिलिट्री के आदमी यात्रियों का स्वागत करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो यहाँ सुरक्षित हैं। ट्रेन से बाहर अकेला भगवान से माफी मांग रहा होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो वो सूरज का सामना करता है और अंत में वो भी मारा जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।